हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुंचाते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों ही चैनल्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम्स हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पे आपको जाके ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज सारा ही मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आज का जो सेशन है वो है अबाउट केमिकल चेंजेस, जो कि है चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज का एक पार्ट। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम केमिकल चेंजेस क्यों कहते हैं, उन्हें क्यों कहा जाता है, कि उनमें कोई नया रिएक्शन फॉर्म हो रहा है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे आप उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्या एग्जांपल्स हैं, सारी एक्टिविटीज जो भी एनसीईआरटी में गिवन है, वो सभी कुछ हम एक एक करके आज अच्छे से क्लियर करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सो देरी करने के बिना शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को। फर्स्ट, सबसे पहले देख लेते हैं कि केमिकल चेंज होता क्या है। जब भी किसी चीज के केमिकल चेंजेस हो, मतलब यहाँ तो कोई रिएक्शन है जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ और ही फॉर्म हो रहा है। सो एनी रिएक्शन जिसमें कुछ नई चीज का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। So cause of a change in the composition of a substance result in the formation of one or more new substance is mostly irreversible in nature. Chemical जो changes होते हैं वो यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं। जैसा हमने देखा था, फिजिकल चेंजेस यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि अगर आप एक पानी को आइस बना रहे हो तो आप वापस आइस से पानी बना सकते हो, वो एक फिजिकल चेंज है। लेकिन यही अगर आप एक दूध में लैब डाल के दही जमा रहे हो तो वो क्या होगा, वो उसका केमिकल चेंज है। यही मैं आपसे बोलूं कि आप केक को बेक कर रहे हो, तो केक तो था एक मैदा, मैदे को जब आपने ईस्ट डाल के बेक करा तो कुछ और ही चीज का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन एक बार केक बन गया तो क्या आप उस केक को वापस से मैदे और शुगर में अलग कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो केक बनना इज अ केमिकल रिएक्शन। क्यों केमिकल रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि साथ ही साथ किस गैस का प्रोडक्शन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बेकरी आइटम्स में होता है ईस्ट के प्रेजेंट में। जब भी ईस्ट और शुगर साथ कंबाइन करते हैं, सो दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल और एनी अल्कोहल। सो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन ऐसी चीजें होती हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स, यानी कि मैदा और शुगर मिलके क्या बना रहे हैं? केक बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो केक है वो एक नई चीज बन रही है। केक वापस से मैदे और शुगर में अलग हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि एक बार अगर प्रोडक्ट मिल गया आपको तो वो वापस से अपने, कह सकते हो, पेरेंट प्रोडक्ट में नहीं टूट सकता। वो एक बार बन गया मतलब फाइनली बन गया। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो कंपोनेंट्स आपस में मिलके एक नई चीज का फॉर्मेशन करते हैं, और यूजुअली इट इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एन एग्जांपल, हमने फ्लावर, एग, शुगर, ईस्ट की मदद से केक बनाया। अब केक जो था वो एक प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट को वापस से आप फ्लावर, शुगर और एग में अलग अलग नहीं कर सकते। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक बार ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया मतलब हो गया। साथ ही साथ इसके साथ गैस भी बनती है। सो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बहुत सारी केमिकल चीजों का आपस में रिएक्शन हुआ। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें केमिकल कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, और क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं वो एक नई चीज का फॉर्मेशन करते हैं
जिसको वापस से अपने पेरेंट चीज में तोड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। सो उस रिएक्शन में जिसमें हमें कोई एक नया चीज मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ ही साथ वो कैसा है, इरिवर्सिबल इन नेचर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ केमिकल रिएक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं, सो इट इज अ प्रोसेस that leads to chemical changes by the transformation of one or more substances into a new substance। इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन को डिफाइन किया जा सकता है कि जब दो चीज़ें आपस में कंबाइन होके एक नई चीज़ को बनाती हैं। सो ऐसे रिएक्शन में जब दो चीज़ें मिलके कोई नई चीज़ का कह सकते हो क्रिएशन कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, और केमिकल रिएक्शन यूजुअली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सपोज ए एक केमिकल है, ठीक है, सपोज ए एक केमिकल है और बी दूसरा केमिकल है, और बी दूसरा केमिकल है, तो हम कैसे लिखेंगे, उस ए वाले केमिकल का नाम, साथ ही में एक प्लस साइन दिया जाता है, एक प्लस साइन जो हमें ये बताता है कि ए बी के साथ मिला, और फिर एक एरो बनाते हैं हम, फिर एक एरो बनाते हैं जो ये बताता है कि उन दोनों ने मिलके कोई नई चीज का प्रोडक्शन करा जो कि है सी, जो कि क्या है सी। अब क्या आप सी को वापस से ए और बी में तोड़ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। सो ये कैसा रिएक्शन हुआ, इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें ए और बी साथ में मिलके एक सी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ए वो जो केमिकल से वो रिएक्ट कर रहा है, बी किससे रिएक्ट कर रहा है, और एरो बनाते हैं ताकि ये बताता है कि ए और बी जब आपस में कंबाइन करें तो उन्होंने एक नई चीज का प्रोडक्शन करा जो सी है। इज दैट क्लियर? चलो नाउ अगर मैं आपको कहूं कि कार्बन, इसका एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, C स्टैंड्स फॉर कार्बन, यहाँ पे कार्बन और O2 स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिले, लेकिन उन्होंने क्या प्रोडक्शन करा, CO2, और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? सो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करा। सो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स, और CO2 क्या है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में नहीं टूट सकता, इट इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, केमिकल चेंजेस जो रिएक्शन रहती है वो यूजुअली इरिवर्सिबल रहती है, जिसमें दो कंपोनेंट्स अलग अलग साथ आते हैं, मिलके कुछ नई चीज का प्रोडक्शन करते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे है कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ ऐश। इज दैट क्लियर? जैसे कि देखो ये फायर है, ये फायर क्यों जल पा रही है, क्योंकि इस फायर को किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की, और जो वुड है वो किससे बना है, कार्बन से, जो वुड है वो किससे बना है, कार्बन से, और फायर ऑक्सीजन, तो वुड क्या देगा, कार्बन देगा, और फायर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और जब कार्बन और ऑक्सीजन साथ मिलेंगे तो जो गैस इस फायर से रिलीज होगी वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ एशेस देखते हो आप, और साथ ही साथ जैसे ये फायर बहुत ज्यादा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होंगे वो ऐश के फॉर्म में गिर जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ स्टूडेंट्स, काफ़ी चीज़ें देखी जाती है केमिकल रिएक्शंस में, जिसमें से सबसे पहले है चेंज इन कलर। अब आप इमेजिन करो, यहाँ पे एक एप्पल लेती हूँ मैं, यहाँ पे एक एप्पल, अब मैंने उस एप्पल को दो टुकड़ों में काट दिया, उस एप्पल को मैंने दो टुकड़ों में काट दिया, अब मैंने कुछ समय के लिए छोड़ दिया। आप नोटिस करते हो कि अगर एप्पल को आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दो तो क्या हो जाता है, एप्पल का कलर ब्राउन कलर का होने लगता है, एप्पल का कलर ब्राउन कलर का होने लगता है। क्यों? क्योंकि एप्पल ऑक्सीडाइज हो गया और उसने एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा। एप्पल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एप्पल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन
फॉर्म्स अ न्यू प्रोडक्ट जिसकी वजह से ब्राउनिश कलर आने लगता है एप्पल के ऊपर। इज दैट क्लियर? ऐसे पेयर भी देख लो, एप्पल देख लो, गुआवा देख लो, ये सारी चीजें मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके अपना कलर चेंज करने लगती है। सो वो सभी चीजें क्या है, एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस का। अब स्टूडेंट्स यहीं पे अगर आप नोटिस करोगे कि जब आप मैदा लेते हो, मैदा क्या होता है, मैदा समवॉट व्हाइटिश कलर का रहता है। सो व्हाइट कलर का मैदा रहता है, जिसने शुगर आपने ऐड करी वो भी व्हाइट कलर की रहती है, इस पे मिल्क ऐड करा वो भी व्हाइट कलर का रहता है। सो आपको जो बैटर होता है, जो केक का बैटर होता है, उसमें व्हाइट कलर का मैदा है, व्हाइट कलर की शुगर है, व्हाइट कलर का मिल्क है और व्हाइटिश येलो एग हो गए। ठीक है, व्हाइटिश येलो आपके एग्स हो गए। बट बेसिकली जो बैटर आपको मिलता है वो येलोविश व्हाइटिश क्रीमिश कलर का होता है। लेकिन जैसे ही ये केक बेक हो जाता है, क्यों इसका कलर ब्राउनिश हो जाता है? जैसे ही ये केक बेक हो गया, इसका कलर चेंज हो जाता है ब्राउनिश टच में, क्योंकि इस कह सकते हो बैटर के अंदर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। और जैसे ही ये केक का बैटर, साथ ही में ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो केक को बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि केक यानी कि शुगर, बेसिकली शुगर। तो शुगर जब ईस्ट के कांटेक्ट में आती है तो किसका प्रोडक्शन करती है? देखो यहां पे केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन क्या होगी, शुगर विल रिएक्ट विथ ईस्ट। तो शुगर विल रिएक्ट विथ ईस्ट। सो यहां पे मैंने आपको क्या बोला था, कंपोनेंट ए रिएक्ट्स विथ कंपोनेंट बी। तो यहां पे हम जब ऐसे दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं तो बीच में एक पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे शुगर ने ईस्ट के साथ रिएक्ट करा। अब ये दोनों मिलके क्या देंगे, ये दोनों मिलके देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ अल्कोहल। किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल क्या है, हमारे बाई प्रोडक्ट्स, और शुगर और ईस्ट क्या है, रिएक्टेंट्स। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करा और कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का प्रोडक्शन करा, जिसकी वजह से केक फ्लफी हो जाता है, केक का कलर चेंज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। इज दैट क्लियर? सो कोई भी कह सकते हो केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला आप देखोगे दे विल बी चेंज इन कलर। कुकीज को जब आप पहले बेक करने के पहले देखोगे तो व्हाइटिश कलर के होंगे, कुकी बेक हो जाएगी तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से वो फ्लफी और चेंज इन कलर हो गया। अब यही अगर मैं आपको एक आयरन की नीडल लूं, एक आयरन के सोल्यूशन में आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कुछ समय बाद क्या होगा, एक तो आयरन के ऊपर ब्राउन कलर जमने लगेगा, साथ ही साथ इस सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से ग्रीन। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि इनके बीच में क्या हुआ, आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वन मोर एग्जांपल। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी ट्रांसफर। क्यों कहते हैं केमिकल चेंज में एनर्जी का ट्रांसफर? एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तो आप सडनली बना सकते हो। एनर्जी को बस आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, यूजुअली एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी इमेजिन करा होगा कि जो फटाके हम जलाते हैं दिवाली पर और कई ओकेजन्स पे, किसी की शादी हो, बर्थडे हो, तो हम यूजुअली फटाकों को जलाते हैं। तो ये फटाके एक्सप्लोड कैसे करते हैं? क्या है इनके अंदर? इनके अंदर एक फिजिकल रिएक्शन होता है या केमिकल रिएक्शन होता है? जल्दी सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि ये जो फायरवर्क है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन और अ फिजिकल रिएक्शन। जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, गैसेस का रिएक्शन। और जैसे ही गैसेस का रिएक्शन होता है, वो रिएक्ट करके बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट, साउंड एंड लाइट।
तभी कहते हैं कि जो गैसेस का रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस. सो स्टूडेंट्स, बर्निंग of firecracker is another example of chemical changes जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर गैस की वजह से एकदम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट और साउंड की वजह से होता है. नाउ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस बेसिकली है क्या, हमारे जो लीव्स हैं इनके पास है क्लोरोफिल. हमारे जो लीव्स हैं इनके पास है क्लोरोफिल. ठीक है, तो ये जो लीव्स हैं क्योंकि इनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, जो क्या करता है, इस सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है. क्योंकि लीव्स के पास ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है जो बिल्कुल एक ही काम है उसका, वो है सनलाइट को अब्सॉर्ब करना. सारी की सारी लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब कर दी. अब हम क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं जो इन लोगों ने सारी सनलाइट अब्सॉर्ब करी रहती है, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस एनर्जी में, और जिसकी कह सकते हो मदद से वो खाने का प्रोडक्शन कर रहे हैं. सो बेसिकली हमारे लीव्स ने हीट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करा और किस चीज का प्रोडक्शन करा, फूड या खाने का प्रोडक्शन करा. तो फोटोसिंथेसिस भी एक टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शन है जो कि केमिकल चेंज ही है, कि हमने क्या करा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड और यूज करा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और किस चीज का प्रोडक्शन करा, ग्लूकोज का, और क्या प्रोडक्शन करा, साथ ही साथ ऑक्सीजन का रिलीज हुआ. तो हमारे फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू फूड, साथ ही साथ ऑक्सीजन का रिलीज. तो यहां पे भी दो चीजें आपस में रिएक्ट करे जिसकी मदद से उन्होंने खाने का प्रोडक्शन करा और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस का रिलीज हुआ. सो यहाँ पे ये एनर्जी लीव्स ने अब्सॉर्ब करी सनलाइट से, और सनलाइट से अब्सॉर्ब करने के बाद उसने इस लाइट एनर्जी को चेंज करा फोटोसिंथेसिस में, जहां पे वाटर सारा सॉइल से लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब साथ में मिले तो उन्होंने फूड, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करा, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस को रिलीज करा. इज दैट क्लियर? सो फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. नाउ कमिंग टू बर्निंग, कंबशन. कंबशन में क्या हो रहा है, कंबशन भी तो एक प्रोसेस है जिसमें फ्यूल, जो लकड़ी है, फ्यूल, लकड़ी, कंबस्टिबल मटेरियल, इनको हमने लाइट करा, क्यों, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. So fuel reacts with oxygen and produced carbon dioxide. Is that clear? And this process is known as combustion. And यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. So कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो तो वो साथ में क्या करती है, एनर्जी का ट्रांसफर. फोटोसिंथेसिस में भी लाइट एनर्जी को हम फोटोसिंथेसिस एनर्जी में डाल रहे हैं, यहाँ पे भी हम हीट एंड लाइट एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं. सो एनर्जी ट्रांसफर में हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, हम बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. जैसे कि अगर मैं लास्ट एग्जांपल लूँ तो हमने वुड लिया. वुड क्या है, कंबस्टिबल मटेरियल. हमने क्या करा, वुड का जो कार्बन है साथ ही साथ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जब कार्बन और ऑक्सीजन साथ मिलेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो वुड है ये एक्चुअली कहां से आया, फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि स्टेम्स में भी खाना स्टोर होता है और इन सबको खाना कहां से मिला, फोटोसिंथेसिस से. तो ये जो वुड में कार्बन है ये बेसिकली क्या है, ये एक एनर्जी का ही तो फॉर्म है. यहाँ पे हमने प्लांट की एनर्जी को कन्वर्ट करा हीट और लाइट एनर्जी से, और यहाँ पे हमने सनलाइट की एनर्जी से खाना प्रोड्यूस करा. सो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. इज दैट क्लियर? आपको बस इतना समझना है कि मैम ने आज हमें ये समझाया कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का बस ट्रांसफॉर्म होता है. ठीक है, एनर्जी को हम तोड़ नहीं सकते, खराब नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, बस एनर्जी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं. अब यहाँ पे हमने सनलाइट की एनर्जी को बदल दिया
खानों में। यहाँ पे हमने वुड और ऑक्सीजन की मदद से फायर प्रोड्यूस कर ली, हीट और लाइट एनर्जी। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ अब आप नोटिस करोगे जब केले सड़ जाते हैं, जब कोई भी खाना सड़ जाता है तो उसमें बदबू आने लगती है। सो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी कोई चीज अंडरगो केमिकल रिएक्शन वो एक गंदी सी स्मेल आने लगती है। सो चेंज इन स्मेल इज ऑल्सो वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। साथ ही साथ गैस का एवोल्यूशन होता है, जिसका काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बोहाइड्रेट, और साथ ही साथ प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं तो कोई ना कोई गैस का इवोल्यूशन होता है। सो मिक्सिंग ऑफ विनेगर विद बेकिंग सोडा रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही अगर आप घर में ले लो बेकिंग सोडा और उसमें ना विनेगर डाल दो। ठीक है, बेकिंग सोडा तो हम सबके फ्रिज में रहता ही है, घरों पे रहता है, जिससे मम्मा केक बनाती है। तो वो बेकिंग सोडा लो, और विनेगर भी रहता है जिससे हम चाइनीज बनाते हैं। तो विनेगर और बेकिंग सोडा को जैसे ही आप मिलाओगे आपको बुलबुले दिखने लगेंगे। वो बुलबुले क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्यों हुए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एवोल्यूशन हुआ है, एक नई गैस का एवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिक्स हुआ, आपका विनेगर और बेकिंग सोडा। जब वो आपस में मिले एसिड और बेस तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस करा, उन्होंने प्रोड्यूस करा कार्बन डाइऑक्साइड को। इज दैट क्लियर? सो केमिकल रिएक्शन में देयर इज अ चेंज इन कलर, there is energy transfer, there is change in smell, and then there is evolution of gas. Is that clear? चलिए now इसी के साथ let's come to activity number 5.6, जिसमें आपको get a small piece of thin strip of or a ribbon of मैग्नीशियम। अब आप एक पतली सी एक वाइट कलर की रिबन ऑफ मैग्नीशियम आती है, ऐसी देखो ऐसी आती है, उस रिबन को ले लो। अब क्लीन इट इट्स टिप विथ सैंड पेपर। और आपने वो पेपर देखा है जिससे आपकी दिवाली घिसते हैं घरों में, बस उस पेपर से लेके उसकी टिप को हल्का सा घिसना है। क्यों? क्योंकि आप फ्रिक्शन क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, अब घिस दिया आपने। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। और जैसे ही आपके जो केमिस्ट्री लैब में बर्न्स एंड बर्नर्स रहते हैं, आपको ये स्ट्रिप उनके पास लाना है। जैसे ही आप उस मैग्नीशियम की स्ट्रिप को बर्नर के पास लाओगे, आपको एकदम से एक ब्रिलियंट वाइट चमकती हुई लाइट मिलेगी। ठीक है, इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। और स्टूडेंट्स आपको देखना है कि क्या ये जो वाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इसके बाद क्या हो रहा है, नीचे कुछ ऐश इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो ऐश इकट्ठा हो रही है, क्या ये मैग्नीशियम रिबन की तरह जैसी है, या ये किस कलर की है, क्या ये वाइट कलर की है, ब्लैक कलर की है, आपको ये नोटिस करना है। नाउ डज द ऐश लुक लाइक मैग्नीशियम रिबन? क्या ये ऐश मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखती है? द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन को ऐसे बता सकते हो कि मैग्नीशियम जैसे ही किसके कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिला? फ्लेम से। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन साथ मिलके क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम साथ में कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के, और उन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करा। तो जो ब्रिलियंट वाइट लाइट आपको दिखती है ना, वो क्या है? वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो एकदम चमकती हुई ब्राइट लाइट होगी, लेकिन जो ऐश होगा वो बिल्कुल मैग्नीशियम की तरह नहीं होगा। क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है जहां पे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के कह सकते हो कांटेक्ट में आके कोई नई चीज का प्रोडक्शन करा, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज दैट क्लियर? चलो नाउ we have done this part. Collect the ash and mix it with a small amount of water. अब ये जो ऐश आपको मिली है, इस ऐश को ले लो, कलेक्ट कर लो, और इस ऐश में थोड़ा सा पानी डाल के इसको है ना घोल बना लो। अब स्टर द मिक्सचर aqueous solution, टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू और रेड लिटमस पेपर। अब क्या करो, ये घोल बनाओ। ठीक है, अब ये जो ऐश का घोल है, इसको इतना अच्छे से स्टर करो कि ये पेस्ट फॉर्म में हो जाए। अब आपको लेना है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किस कलर के आते हैं? लिटमस पेपर दो कलर के आते हैं। एक आते हैं हमारे रेड लिटमस पेपर,
एक होते हैं हमारे ब्लू लिटमस पेपर। अब आपको यहाँ पे 2 लिटमस पेपर लेने हैं, तो यहाँ पे आपको ले लिया आपने 2 लिटमस पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। अब आप मुझे बताओ कि क्या होगा अगर एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमने क्या याद रखा था, बी से बेस, बी से ब्लू। तो बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा और ब्लू लिटमस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो वो क्या है, वो एक बेस है। जो ऐश इकट्ठी हो रही है वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया। क्यों? आपने मैग्नीशियम में जब वाटर ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जब बेस में आप लिटमस पेपर टेस्ट करोगे तो रेड लिटमस विल चेंज इनटू ब्लू और ब्लू लिटमस ब्लू कलर का ही रहेगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इतना याद रखना है। देखो, आपको बस इतना याद रखना है कि आपने मैग्नीशियम की रिबन ली। आपने क्या लिया, आपने मैग्नीशियम की रिबन ली। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन ली। अब आपको सबसे पहले इस रिबन को फ्लेम के पास लाना है। तो ये एक पतली सी रिबन है मैग्नीशियम की और इसको आपको फ्लेम के पास लाना है। जैसे ही आप इस मैग्नीशियम की रिबन को फ्लेम के पास लाओगे आपको क्या दिखेगा, आपको सडनली यहाँ पे ब्रिलियंट व्हाइट जैसा शाइन आने लगेगा। ये ब्रिलियंट व्हाइट शाइन क्यों आएगा, क्योंकि फ्लेम के कांटेक्ट में आने से ही मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और क्या फॉर्म करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन साथ मिले उन्होंने फॉर्म करा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, एक एसिड। अब आपको क्या करना है, दूसरे इसमें जो ऐश नीचे इकट्ठा हो, यहां पे रिबन जैसे ही जलेगी कुछ एशेस इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ की जो एशेस हैं आपको इन एशेस को इकट्ठा करना है। अब आपने इस कटोरी में इन एशेस को इकट्ठा करा। अब आपको क्या ऐड करना है, इस कटोरी में ऐड करना है वाटर। जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे आपको अच्छे से घोल बना के पेस्ट बनाना है। अब जो आपको मिलेगा, अब जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो अब आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। अब जब आप लिटमस टेस्ट करोगे, अगर वो एसिड है, तो एसिड के केस में क्या होता है, एसिड के केस में ब्लू लिटमस चेंज हो जाता है रेड में। क्या होता है, ब्लू लिटमस चेंज हो जाता है रेड के। लेकिन अगर वो बेस है तो बेस के केस में क्या होता है, रेड लिटमस विल चेंज इनटू ब्लू। बेस के केस में रेड लिटमस चेंज होता है ब्लू में। सो इन दिस केस अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे आपको लिटमस टेस्ट करना है तो लिटमस टेस्ट में जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर का टर्न हो जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? चलो, नाउ एक्टिविटी 5.7 जिसमें आपको डिसॉल्व करना है अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू वर्टियोल और नीला ठोटा in about half of a cup in a glass tumbler or a beaker। सबसे पहले आपको ब्लू वर्टियोल यानी कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को एक बीकर में लेना है। Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution। अब इसमें कुछ ड्रॉप ऑफ dilute sulfuric acid डालना है। You should get a blue colored solution। Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle। अब इसी solution आप एक test tube में ले लो या एक glass bottle में store कर लो। Drop a nail or use a shaving blade into the solution। अब यहीं आपको एक iron nail डालनी है।
एक आयरन नेल कह दो या ब्लेड कह दो, कुछ भी आयरन की कोई भी चीज इसके अंदर डालनी है। अब आपको नोटिस करना है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन। जैसे ही आप इस कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में आयरन डाल दोगे तो क्या फॉर्म होने लगेगा, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, जिसकी वजह से ये आयरन का कलर चेंज हो जाएगा ब्राउनिश में और ये सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। और हमने देखा था जब भी कोई चेंज इन कलर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, साथ ही साथ यहां पे नई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये एग्जाम्पल किसका है, केमिकल रिएक्शन का। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ अ सैंपल सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, और जो हमने छोटी सी बॉटल में सेव करके रखा था ना सैंपल, उसको कंपेयर करना है फाइनल रिजल्ट से। डू यू सी चेंज इन द कलर, यस, ब्लू हैज चेंज टू ग्रीन। नाउ टेक आउट द नेल और ब्लेड, और अब वापस से नेल और ब्लेड निकाल लेना है। और आप नोटिस करोगे जैसे ही आप नेल और ब्लेड निकालोगे वो ब्राउनिश कलर के डिस्कलरेशन में हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर जमा हो जाती है जो ब्राउन कलर की होती है। दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम आयरन को ऑक्सीजन के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन है। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी नंबर 5.8, जिसमें टेक अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। अब आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर विनेगर लेना है। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। मैंने आपको क्या बताया था, विनेगर एसिड, उसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, बेसिक बेकिंग सोडा। अब क्या होगा, बुलबुले बनेंगे, और आपको देखना है कि ये जो बुलबुले बन रहे हैं, यू वुड हेयर अ हिसिंग साउंड। जैसे ही आप बेकिंग सोडा में विनेगर डालोगे आपको बड़ हिसिंग साउंड आएगी, जिसको हम कहते हैं हिसिंग साउंड। अगर आपने ये नोटिस नहीं करा तो जल्दी से जाइए अपने घर में, पहले बेकिंग सोडा लो ग्लास के अंदर और उसके अंदर विनेगर डालो, और आप खुद ही वो हिसिंग साउंड समझ पाओगे कि मैम क्या बोलना चाहती हैं। बबल्स ऑफ द गैस कमिंग आउट, एंड दिस गैस जो बन के आ रही है, जो बड़ आवाज कर रही है, वो क्या है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। Pass this gas through freshly prepared lime water as shown in figure 5.5। और ये जो लाइम वाटर हमने बनाया है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो सारी की सारी गैस क्या होगी, इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो, उसके बाद जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब में ऐड करा, लाइम वाटर में जाने के बाद क्या होगा, विनेगर और बेकिंग सोडा, विनेगर एक एसिड है, बेकिंग सोडा एक बेस है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ और अदर सब्सटेंस का प्रोडक्शन होगा। सो हम क्या करते हैं, जब भी एसिड और बेस को साथ ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। इज दैट क्लियर? इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, कभी इनो लिया है आपने, इनो को पानी में मिक्स कर दो तो क्या करते हो, एसिड को पानी में, जैसे ही आप एसिड को पानी में मिक्स करते हो क्या प्रोड्यूस होने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फटाफट से पानी राइज अप हो जाता है और उसमें बहुत बबल्स होते हैं, एंड देन वो हम पी लेते हैं और हमें ठीक लगने लगता है। सो स्टूडेंट्स, इसके पीछे रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन। जब आप एक एसिड और बेस को साथ मिलाओगे तो गैस का प्रोडक्शन होता है। इज दैट क्लियर? Now, a change in which one or more new substances are formed is called chemical change। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एक या दो कोई नई चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उन रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और जिन चीजों में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उन रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जैसे हमारे बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, सो स्टमक में जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है, उसका ब्रेकिंग डाउन होता है छोटे छोटे पीसेस में, तो दैट इज डाइजेशन भी एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। राइपनिंग ऑफ फूड्स, एप्पल का ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ही कलर चेंज करना, बनाना बहुत दिनों तक बाहर रख दो तो वो सड़ जाता है, स्मेल आ जाती है, कलर चेंज हो जाता है। फर्मेंटेशन, अगर आप नोटिस करोगे, दूध से कर्ड बनाना, पनीर, चीज का फॉर्मेशन करना, अल्कोहल, वाइन इंडस्ट्रीज में बियर का प्रोडक्शन करना, केक बनना, बेकरी आइटम्स, ये पिज्जा, इडलीज, ढोकलास, ये सभी कुछ
क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। नाउ ये सभी कुछ क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। नाउ स्टूडेंट्स, अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। और बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं जो केमिकल रिएक्शन की मदद से हमें मिलती हैं। Useful new materials such as plastic, detergents are produced by chemical reactions। और आजकल जो सोप, हैंड वॉशेस बनते हैं वो सभी कुछ केमिकल रिएक्शन है, जो आगे बड़ी बड़ी क्लासेस में हम पढ़ेंगे। मिसल फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे सोप बनते हैं, ये डिटर्जेंट इंडस्ट्री क्या है, ये सभी कुछ केमिकल रिएक्शन है। Every new material is discovered by studying chemical changes। So हमने क्या सीखा कि जब भी कोई नई चीज बनानी है मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। इज दैट क्लियर? तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी कोई नई चीज का प्रोडक्शन करना है तो आपको केमिकल चेंजेस को गो थ्रू करना ही पड़ेगा। Now we have seen that one or more new substances are produced in chemical changes। क्योंकि हमने तो पढ़ ही लिया है कि केमिकल चेंजेस में एक या दो नई चीजें बनती हैं, ठीक है। Now in addition to new products following accompany a chemical change, अब साथ ही साथ कोई नई चीज़ तो प्रोड्यूस हो ही रही है लेकिन कई और चीज़ें भी बनती हैं, जैसे कि हीट। मैंने आपको बताया एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट। जैसे मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जिसने ब्राइट लाइट दी तो लाइट का प्रोडक्शन भी होता है। अब स्टूडेंट्स, ऐसे साउंड का एनर्जी भी होता है, साथ ही साथ स्मेल का चेंज भी होता है। जैसे कि केला सड़ जाए तो उसकी स्मेल अलग हो जाती है, एप्पल सड़ जाए तो उसकी स्मेल अलग हो जाती है, तो चेंज इन स्मेल भी होता है। और कलर चेंज भी होता है, जैसे हमने देखा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन डाल दो तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो चेंज इन कलर भी होता है। और स्टूडेंट, जैसा हमने देखा केक बन के क्यों केक फूलता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो गैस भी प्रोड्यूस होती है। सो स्टूडेंट्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि साथ ही साथ केमिकल चेंजेस में होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं ताकि आपका ये पूरा टॉपिक चुटकियों में क्लियर हो जाए और आपको कोई डाउट ना रहे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके बचे कुचे सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर कर देगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, चेंज ऑफ एप्पल्स कलर इनटू ब्राउन इज अ केमिकल चेंज, एक्सप्लेन व्हाई। सो स्टूडेंट्स, ये जो एप्पल है बेसिकली क्या होता है, एप्पल प्रोड्यूस करता है और सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। और एप्पल के पास एक एंजाइम रहता है जिसको हम कहते हैं पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। बिल्कुल याद नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि एप्पल मॉइस्चर के कांटेक्ट में अपना कलर चेंज करता है। जो रिएक्ट करता है, ये जो एंजाइम है पॉलीफिनॉल, ये प्रेजेंट रहता है एप्पल में, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये आयरन कंटेनिंग फिनॉल्स को कन्वर्ट कर देता है दूसरे ऑक्साइड्स के फॉर्म में। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन यूजुअली सरफेस पे होती है, तभी जब आप एप्पल को अंदर से देखोगे तो वो अगेन व्हाइट कलर का ही रहता है, लेकिन ऊपर की सरफेस ब्राउन हो जाती है। सो ये जो रिएक्शन होती है ये ऊपर वाली लेयर में ही हमें मिलती है। एंड स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन की वजह से कलर चेंज हो जाता है, वाइटिश कलर चेंज हो जाता है ब्राउनिश कलर में। इज दैट क्लियर? सो इट्स बेसिकली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। तो पूरा आज का जो ये क्वेश्चन है ये आपको बस ये समझाने के लिए है कि एप्पल अपना कलर ब्राउन कलर में इसीलिए चेंज करता है क्योंकि एप्पल के अंदर एक एंजाइम है जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ही ब्राउन कलर का हो जाता है। सो जस्ट बिकॉज वो फॉर्मेशन होता है नई चीज का, इसीलिए एप्पल अपना कलर चेंज करता है। इज दैट क्लियर? और ये क्या है, एप्पल इसीलिए चेंज भी करता है क्योंकि उसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो आपको बस यही बताना है कि एप्पल के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक। इनमें से कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन में नहीं होता? पहला चेंज इन कलर, दूसरा चेंज इन स्टेट, तीसरा प्रोडक्शन ऑफ साउंड, चेंज इन स्मेल। सो स्टूडेंट्स, चेंज इन स्टेट किस में होता है? जल्दी से बताओ। फिजिकल रिएक्शन में। चेंज इन स्टेट
इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल रिएक्शन। हमने देखा चेंज इन कलर केमिकल रिएक्शन में होता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, फायर क्रैकर जो कि एक्सप्लोजन है, जो कि क्यों हो रहा है, केमिकल चेंज की वजह से। चेंज इन स्मेल, एप्पल का सड़ना, बनाना का सड़ना, क्या है, केमिकल रिएक्शन। बट चेंज इन स्टेट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज, जिसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर। वाटर को फ्रिज में रख दो, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा सॉलिड में। वाटर को गैस पे रख दो, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा वेपर में। तो यहाँ पे वाटर रिवर्सिबल है, वापस से फ्रिज का पानी बाहर निकाल दो तो वो गीला हो जाएगा, वो लिक्विड हो जाएगा। वापस से वो बॉइल वाटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दो तो वो ठंडा हो जाएगा। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आप वाटर का स्टेट चेंज कर सकते हो, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होगा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड भी होता है जैसे फायर क्रैकर एग्जाम्पल है, और स्मेल भी चेंज होती है जैसे एप्पल और बनाना का सड़ना। इज दैट क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now students, coming to question number 3, what kind of change is the explosion of firework? अभी मैम ने बताया A physical change, B chemical change, C not a change, D reversible change. So it is the type of B chemical change. Very good. Now a firework explosion is a chemical change. Such an example produces, क्या क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर गैसेस का रिएक्शन हो रहा है और इनकी गैसेस के रिएक्शन की वजह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट, लाइट, साउंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एंड एन अनप्लीजेंट गैसेस भी, क्योंकि फायरवर्क जब होता है तो आप नोटिस करोगे कि बदबू सी आती है। क्यों होती है? क्योंकि साथ में गैसेस का भी प्रोडक्शन हो रहा है। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल चेंज, और ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक केमिकल चेंज की। Coming to question number 4, which of the following is not required condition for rusting to occur? अभी मैंने आपको बताया रस्टिंग क्या है। रस्टिंग एक फिनोमेना है जो आयरन पे होता है। आयरन अपना कलर चेंज कर लेता है ब्राउन कलर का ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में। तो क्या इनमें से ऐसी चीज है जो जरूरी नहीं है, इज नॉट रिक्वायर्ड, जो जरूरी नहीं है रस्टिंग को होने के लिए? पहला, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। चौथा, प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी नहीं है। होना किसका जरूरी है? ऑक्सीजन का। अगर आयरन को रस्ट करना है तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर और वाटर का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं। So for rusting, the presence of both oxygen and water is required, but not the carbon dioxide. Is that clear? Chalo. Coming to next question, question number 5. When a used shaving blade is dropped into the blue color copper sulfate, जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, यहाँ पे हमने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, इसके अंदर हमने शेविंग ब्लेड रखी। अब आप नोटिस करोगे अब ब्राउन कलर डिपॉजिट उस शेविंग ब्लेड के ऊपर ऐसे ब्राउन कलर का डिपॉजिट्स बन गए। ये जो ब्राउन कलर के डिपॉजिट हो गए, इसने क्या करेगा, ये जो ब्लू कलर है ये चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। नाउ दिस ब्लू कलर चेंजेस इनटू ग्रीन कलर, और वो क्या है? सो बेसिकली द कलर डिपॉजिट्स ऑन आयरन and the solution turns green due to formation of ferrous sulfate. Is that clear? क्यों होता है आयरन का कलर चेंज? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गई? रस्टिंग। आयरन के अंदर क्या हो गई? रस्टिंग। और क्यों उस सोल्यूशन का कलर ग्रीन कलर का हो जाता है? क्योंकि फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक नया प्रोडक्ट है। कॉपर सल्फेट, आयरन, और साथ में मिले तो क्या प्रोड्यूस करा? फेरस सल्फेट। यानी कि ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करे तो तीसरी नई चीज का प्रोडक्शन करा। आयरन, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का। आयरन जैसे ही साथ आया, आयरन ने भी अपना कलर चेंज कर दिया ब्राउन में, साथ ही साथ सोल्यूशन का कलर चेंज कर दिया ग्रीन में। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट और आयरन साथ में मिलके क्या बनाएंगे? फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो ये एग्जाम्पल था केमिकल रिएक्शन का, और इसी के साथ लास्ट में है हमारा इसका एक्सप्लेनेशन, जो आपको ये बताता है व्हेन अ शेविंग ब्लेड इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन
जब हम शेविंग ब्लेड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में प्लेस करेंगे. सो द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट बिकॉज कॉपर इज अनदर ब्राउन डिपॉजिट और कॉपर ब्राउन डिपॉजिट भी करा देता है. नाउ स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन हो सकती है जो आपको याद रखना जरूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन साथ ही साथ आयरन के क्या देगा, फेरस सल्फेट. इज दैट क्लियर? बस ये जानना है. और स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको जो भी पता होना चाहिए वो सभी कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया. एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो सो डू लेट मी नो. एंड आई होप आपको सारा का सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुंचाते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड स्टूडेंट, साथ ही साथ आप ई नोट्स एंड ई बुक्स भी ले सकते हैं. बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है उसे क्लिक कीजिए, या तो आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com. जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे, चाहे वो टैबलेट पे हो, कंप्यूटर पे हो, लैपटॉप पे हो, कहीं भी हो, आपको बस इस ऑप्शन पे क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स. जैसे ही आप इस ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे लेक्चर्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे. अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश. मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब सभी जगह अवेलेबल है. आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करते रहना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. एंड स्टूडेंट्स, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे.